आपने 2004 में आई शाहरुख खान की मूवी स्वदेश तो ज़रूर देखी होगी। उसमें शाहरुख खान ने भार्गव का एक रोल प्ले किया था, जो अमेरिका छोड़ करके इंडिया में आते हैं इंडिया की तकदीर बदलने। तो रियल लाइफ के मोहन भार्गव से मिल चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ रियल लाइफ के मोहन भार्गव रॉबिन सर जी जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिया और भारत की तकदीर बदल रहे हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू। मेरे को इनकी बात माननी पड़ेगी, मैंने फिल्म तो देखी नहीं है और ना मुझे नहीं लगता मैं भारत की तकदीर बदल रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी इंसानियत की तकदीर तो ज़रूर बदल रहे हैं। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में और पीपल फार्म के बारे में बताइए। हमने पीपल फार्म की शुरुआत इसलिए करी थी कि भाई मेरे को एक रियलाइजेशन हुई कि मैं लाइफ में अपनी खुशी के लिए जी रहा हूँ और दो प्रॉब्लम्स थी उसके साथ। भाई एक तो जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है कि आपने भाई पढ़ाई करी, नौकरी करी, पैसा कमाया, शादी कर ली, घर ले लिया, एक तो वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, वो मैंने कर लिया, उसमें भी मैं खुश नहीं था। फिर अब खुश होने के लिए आपको और कंज्यूम करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि कंजम्पशन के पीछे एक सफरिंग रहती है। चाहे आप वो, मैं कह रहा हूँ, आप मीट, अंडा, मिल्क ना भी लो, अगर आप वीगन भी हो तब भी एक सफरिंग तो रहती है। अभी खेत में खाना उगेगा, उसके बाद मतलब यानी कि जंगल कटेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर आप तक आएगा, उसमें भी प्लास्टिक डिस्पोजल होगा। तो हम अपनी खुशी के लिए इतनी सफरिंग कॉज करते रहे वाइल थिंकिंग कि भाई आई एम अ गुड पर्सन। वो बात मेरे दिमाग में लाइन अप नहीं हुई। तो मुझे क्योंकि लगा कि भाई अगर गुड बनना है तो बैड करना कम करना पड़ेगा, और अगर हमें जीने के लिए बैड करना पड़ रहा है तो जीने की दिशा बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक आइडिया की शुरुआत हुई जो अल्टीमेटली पीपल फार्म में तब्दील हुआ। अब पीपल फार्म हमने शुरू किया 2014 दिसंबर में। तो जानवरों के साथ हम पहले से काम कर रहे थे, क्योंकि जब हमने डिसाइड किया कि भाई कि अच्छा काम करना है तो जानवर सामने थे, जानवरों से बचपन से लगाव भी था, तो भाई दिखा इन्हें दर्द होता है, तो इसलिए जानवरों के साथ काम करना शुरू किया था। सर व्हाई एनिमल्स? हम हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, नॉन ह्यूमन एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल्स। पर जानवरों के साथ काम शुरू करना थोड़ा आसान है, वो पेचीदगियाँ थोड़ी कम है। आप गली से कुत्ते को ले आते हो या आप गली से किसी गाय को ले आते हो, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, खाना देने जा रहे हो तो अलग बात है, 10 लोग लड़ने को आ जाएंगे। पर अगर आप किसी को ले आते हो इलाज के लिए, आप इंसान को रेस्क्यू करो, उसमें बहुत पेचीदगियाँ हैं। हमने 2-3 बारी ह्यूमन रेस्क्यू किया है, पेचीदगियों का सामना किया है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे आप पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से जाके फिर 12वीं पास होते हो ना, तो पहुँचेंगे वहाँ तक। तब तक ये है कि जो शिवानी है, जो हमारी सह संस्थापक है पीपल फार्म की एक, और मेरी मिसेज भी हैं, उन्होंने मुहिम छेड़ रखा है गाँव की लेडीज़ को एम्पावर करने का। तो वो एम्पावरमेंट की जो फर्स्ट स्टेप है वो है एम्प्लॉयमेंट, और वो दे रही हैं। अच्छा सर, जब आपको ये नेक कार्य करने का मोटिवेशन आया, तो कई बार हमें मोटिवेशन आ जाता है, तो हाउ यू गॉट टू नो दैट दिस मोटिवेशन इज़ नॉट टेम्पररी बट परमानेंट? बाद में जा कर के मुझे ऐसा नहीं लगने लगेगा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कैसे डिसाइड किया कि या पूरी लाइफ इसी में अब इन्वेस्ट करनी है? देखो ना, एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ होती है। जब मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीने का एक सफरिंग फुटप्रिंट है, तो एक ऑप्शन है कि भाई या तो मर जाओ और सफरिंग फुटप्रिंट ख़त्म कर दो, क्योंकि आप अपने आप को अच्छा मानते हो, अच्छे लोग सफरिंग कॉज नहीं करती। एक लीनियर थॉट प्रोसेस है। पर दूसरी तरफ ये है कि भाई मेरे मर जाने से कुछ फ़र्क तो पड़ता ना सिस्टम में, पर अगर मैं जीता रहूं तो कम से कम कुछ सफरिंग को कम कर सकता हूं। तो मेरे जीने का एकमात्र उद्देश्य ही ये है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, ऐसा कुछ मैं कर नहीं सकता। मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो भी जाऊंगा तो करूंगा क्या भाई, दूसरी ऑप्शन फिर मरना ही है। तो मेरे सामने और कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए मुझे पता है कि मैं लाइफ लॉन्ग यही करूंगा। मतलब इसकी मैनिफेस्टेशन बदल सकती है। भाई एनिमल रेस्क्यू कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऑर्फनेज खोलें, मैनिफेस्टेशन बदल सकती है। हो सकता है रिसर्च में चले जाएं जिससे भाई पेन कम हो जानवरों को, पर करना ही है। तो आपने जैसा बताया फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ हमने ढूंढ ली, और इंसान जब फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ ढूंढ लेता है तो वो करे कुछ भी, वो एक रास्ते पे ही चलता है जी। तो जैसा कि आज तक हम सुनते आए हैं कि लोग बोलते हैं कि पैशन फॉलो करो, पैशन को ढूंढो, तो इसमें डिफरेंस क्या है, और आपको क्या लगता है कि फ़िलॉसफी ढूंढना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पैशन? पैशन आपका टेम्परेरी भी हो सकता है। भाई आपको एक नई हॉबी मिली, एक नया इंटरेस्ट मिला। वेयर एज फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी एक लाइफ को अल्टीमेट गोल देती है कि इस दिशा में जाना है। अब उस दिशा में जाते हुए आपको कई चीज़ें मिल सकती हैं कि भाई ये चीज़ मैं पैशनेटली
मेरे को करने में मज़ा आता है, क्योंकि जो जिस चीज़ में आपका पैशन होता है ना उसमें एनर्जी आपकी कम लगती है। तो मान लो आपकी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ ये है कि मैं समझ गया मुझे सेवा करनी है, मुझे दुनिया का दर्द कम करना है, ठीक है। अब अगर आप जानवरों के साथ काम करके पैशनेट फील करते हो तो आपके लिए वो करना आसान है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि बच्चों के साथ काम करके एक पैशन फील करे, कोई हो सकता है बूढ़ों के साथ फील करे। तो अगेन पैशन आपको एक टेम्परेरी बता देगा कि नॉट नेसेसरली टेम्परेरी बट एक नियर टर्म चीज़ दे देगा कि ये चीज़ आपके लिए सही है। और फिलॉसफी ऑफ लाइफ एक लॉन्ग टर्म आपको गोल देती है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो आप फिलॉसफी पे थोड़ा इम्फेसाइज करते हैं, और ये जो एक रैट रेस चल रही है या एक लूप होल चल रहा है जहाँ पे हम अपने को गोल देते हैं या पैशन देते हैं, बोर होते हैं, फिर रिपीट, तो उससे निकलने का एक ज़रिया भी क्या फिलॉसफी है? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप देखो ना अदरवाइज बहुत ना पेनफुल हो जाता है, क्योंकि चाहे ये टेम्पलेट हमारे लिए काम नहीं कर रहा, एटलीस्ट एक टेम्पलेट तो है ना। तो इट्स लाइक वो जो फेमिलियरिटी है वो आपको ट्रैप्ड रखती है उसमें, क्योंकि जो अनफेमिलियर है वो बहुत डरावना होता है। लेकिन जब आपको एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ मिल जाती है तो फिर आपको लगता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए ये जो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही मैं इसे छोड़ सकता हूँ। पर अगर फिलॉसफी नहीं है तो आप कहोगे मैं ये टेम्पलेट छोड़ दूंगा तो मैं टोटली लॉस्ट हूँगा। तो इसलिए वो ज़रूरी है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ब्रेक फ्री फ्रॉम जिसे आप लूप कह रहे हैं उससे। तो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है, कई सारे सक्सीडेड स्टूडेंट भी हैं और कई फेल्ड स्टूडेंट्स भी हैं। तो मुझे देखने को मिलता है कि अगर कोई वो एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, फिर वो उस अगले एग्ज़ामिनेशन की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी तरह कई जॉब में भी हैं जो फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी पाते हैं, फिर अगला सैलरी के ऊपर गोल करते हैं। तो इससे निकलने का क्या है, और उनको ये भी पता नहीं चलती है कि ये प्रॉब्लम में हम फंस रहे हैं। तो इससे कैसे निकलना चाहिए और क्या वो कर सकते हैं प्रैक्टिकली इससे बाहर निकलने के लिए? यार इसको ना क्या कहते हैं, हिडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। होता क्या है कि आपका जो आपकी बॉडी है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे खुशी होती है, मेरे ख्याल से डोपामीन है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ मुझे नहीं पता, पर एनीवे आपको एक लेवल की खुशी मिलती है, आपका डोपामीन रिलीज होता है, अल्टीमेटली आप उससे एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे मसलन आपको प्रमोशन हुई, आपको 50,000 हो गई आपकी सैलरी 25 से, आप खुश रहोगे, पर आप कितना टाइम उस बात से खुश रहोगे? महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद आप इतना खुश थोड़ा होगे। फिर अब आपका जो बेस लेवल है वो 50 हो गया, अब आपको उतनी खुशी चाहिए, तो आपको 50 से फिर एक जंप चाहिए। तो या तो अगर आपको इसी तरह की खुशी पसंद है, जो जिसे मैं रेगुलर एक खुशी कह दूंगा, ये इटर्नल हैप्पीनेस नहीं है, तो उसमें क्या करना होगा, आपके कुछ एक फ़िलॉसफी है स्टोइसिज्म की, आप उस बारे में पढ़ सकते हैं, उसके अंदर नेगेटिव विजुअलाइजेशन वगैरह है। तो उसका एक बड़ा अच्छा कोट है ये कि यू आर हैप्पी व्हेन यू वांट व्हाट यू हैव, नॉट वांटिंग जो नहीं है, फिर तो आप हमेशा आगे आगे बढ़ते जाओगे। एंड टू वांट व्हाट यू हैव, टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, आपको विजुलाइज करना पड़ता है कि अगर मैं इसको आज खो दूँ तो कैसा होगा। जैसे आप देखो ना, माँ बाप है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वाइफ है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आप 5-10 मिनट मेडिटेट करें, सोचे कि आज यार नहीं है ये, अब मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगा, तो आपके मन में अचानक आएगा, आप जाके उससे कहोगे ना कि यार आई लव यू, और मुझे, या पेरेंट्स को कहोगे थैंक यू। तो आप अपने जो डोपामीन लेवल्स है ना उन्हें एडजस्ट कर लेते हो। तो ये एक एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, आप इसको देख सकते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, स्टोइसिज्म की सर्च करेंगे तो निकल आएगा। दूसरा है कि आप ज़िंदगी की दिशा ही बदल दें, rather than trying to find happiness जो चीज़ों से या इवेंट से आती है। आप हैप्पीनेस मैं एक परमानेंट कंटेंटमेंट की बात करूँगा, और वो तब होगा जब आप अपने जीवन को पर्पसफुल बना लेंगे, और वो तभी होगा जब आप सर्विस में जाएंगे, सेवा करेंगे। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आप कोई भी महान व्यक्ति उठा के देख लीजिए हिस्ट्री से, बाबा नानक को ले लीजिए, गांधी को ले लीजिए, बुद्ध को ले लीजिए, ये सब सर्विस वाले लोग हैं, है ना, मार्टिन लूथर किंग। और जो दूसरे वाली हैप्पीनेस है उसमें तो आपको जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, आपको वो भी दिखेंगे कि उसके बाद भी उनकी लाइफ में टू मच अल्कोहल, टू मच ड्रग्स, टू मच सेक्स, ये सब लगा ही रहता है। तो उसमें आप सक्सीड कर भी जाएंगे तो भी आप फेलियर ही हैं। तो इतने सारे लोग अक्सर आपको प्यार देते हैं, और आपको कई लोग तो भगवान मानते हैं, और कई सारे कमेंट्स हमें आपको रेगुलरली देखने को मिलते होंगे।
तो आप अपने आप को धरातल पे कैसे रखते हैं, क्योंकि हम आजकल के दिन में देख सकते हैं कि लोगों का दिमाग ख़राब कितनी जल्दी हो जाता है। यार मतलब मैं जब वो अगर कमेंट से पढ़ता भी हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि वो जस्ट उनकी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है कि भाई हमें आपकी बात अच्छी लगी, वो ये कहना चाह रहे हैं, और बस इससे ज़्यादा मैं उसको ध्यान नहीं देता। क्योंकि देखो दलाई लामा जी ने जैसे कहा है कि मॉडेस्टी इज़ नॉट थिंकिंग एनी लेस ऑफ यू, इट्स थिंकिंग ऑफ यू लेस। तो अपने बारे में सोचने का वैसे भी समय कहाँ मिलता है, ये काम में तो एक ही तरफ दिमाग लगा रहता है। तो आई थिंक अगर आपका जो फोकस है वो उस पे, आपके काम पे, तो सिर्फ यही नहीं, आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। एक थोड़ा लाइटर नोट पे है कि सर आप इतने यंग कैसे दिखते हैं और आपका जो ये यंग दिखने का राज है वो क्या है? अब भाई हाँ, सबसे पहले आप अपना एज भी बता दो। मैं अब हो गया 41 का। मेरे को लगता है कि कुछ रोल तो देखिए डाइट भी प्ले करती है कि भाई मैं वीगन हूँ और शुगर नहीं खाता, ग्लूटेन फ्री हूँ, ये सब चीज़ें। पर अभी ना एक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात करी थी, साउथ इंडिया के हैं वो, उन्होंने कहा कि जो आप खाते हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको खा रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब मुझे जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया ना, तो मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी नहीं होती, बट इट इज़ इन सर्विस टू अ बिगर कॉज। तो मैं रात को सोता बड़े अच्छे से हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि यार आज नींद नहीं आई। और मुझे लगता है, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे लगता है कि दैट इज़ द रीज़न कि मैं, अगर आप कह रहे हैं तो, कि यंग दिखता हूँ। लोगों को अच्छा काम क्यों करना चाहिए? कई लोग हैं जिनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है और वो मानते हैं कि वो खुश भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको अच्छा काम क्यों करना चाहिए? या मैं नहीं कभी भी कहता कि लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। मुझे हमेशा ये होता है कि जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और अनजाने में बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उन्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखो हम अनजाने में ये कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच के जी रहे हो कि हम अच्छे हैं या हमें अच्छा बनना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो। बाकी किसी का बिलीफ सिस्टम तो सिर्फ उसके हाथ में है। अच्छा सर, आपने कहा कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया फिर भी आपको खुशी नहीं मिली, तो लोग आपकी बात क्यों माने? क्योंकि वो तो ये बोल सकते हैं ना कि हमें तो नहीं मिला, हमें तो अभी लगता है कि हाँ हमारे लिए पैसा बहुत खुशी देगा, कार खुशी देंगी, बच्चे खुशी देंगे, तो वो आपकी बात क्यों माने? क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं इसी को प्रमोट करते हैं। एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। जो मैं चाहता था मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया। उसके बाद देखिए, मैं नहीं कह रहा कि लोग मेरी बात माने, मैं सिर्फ अपना जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ कि भाई जब मैंने वो पा भी लिया जो मैं चाहता था, तब भी मैं खुश नहीं हुआ। एंड जब फिर उस बारे में मैंने पढ़ाई करी कि भाई मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैंने तो ये अचीव कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है ना अंगूर खट्टे हैं वाला केस था। तो मैंने जब अचीव कर लिया फिर मैं खुश क्यों नहीं? तो जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि एक आम आदमी के पास इतना समय नहीं रहता पढ़ने को कि वो बैठ के साइंटिफिक पेपर पढ़े या इस बारे में पढ़े, तब मेरे को पता लगा। जैसे किताब है द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, किसी समझदार प्रोफेसर साहब ने लिखी है। तो वहाँ से मुझे पता चला हिडोनिक अडेप्टेशन के बारे में कि भाई आपका जितना बड़ा गोल हो, आप जितना बड़ी अचीव कर लो, आपका दिमाग अडेप्ट कर ही जाएगा। तो आप मेरी बात मत मानिए, साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ लीजिए। तो वो जो रास्ता है उसमें हमेशा आपको अपने आप को वन अप करना पड़ेगा कि आगे 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 बढ़ते जाएं। मारुति ले ली, उसके बाद मतलब स्टीम लेनी है, उसके बाद जो भी BMW लेनी है। हम सभी को लगता है, चाहे आप हो, हम हो या कोई एक आम इंसान हो, उसको हमेशा लगता है कि मैं सही हूँ, और वो आपकी बात अगर कॉन्ट्राडिक्टी है तो वो नहीं मानता है, और इस तरह से कई बार चीज़ें पेचीदा हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कैसे रिजॉल्व कर सकते, और कैसे पता करें कि मैं जो सही हूँ वो रियल में सही है, या हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ? आपका सवाल ना दो भाग में है। भाई पहला तो हो गया संवाद के बारे में कि कैसे आप किसी को अपनी बात कैसे किसी के सामने रखें बिना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो एक तो मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। भाई अब किसी समय आप इस समय चिकन खा रहे हो और मैं बात करूं वीगनिज्म की, तो वो तो मैं वहाँ गलती कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे टाइमिंग देखना चाहिए। सेकंड, मुझे बात इस तरह करनी चाहिए जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझसे बात करी जाए। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने ना बहुत बड़े किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तो बात आराम से करें कि उनका जो दिमाग है, उसका जो डिफेंस सेंटर है, एक फियर सेंटर होता है, अमिट गला करके नाम है, कि वो ना ट्रिगर हो जाए। तो बात
हल्के से करें, सीधा ये ना कि वीगन। तो ये बात, जैसे मुझे अगर आपके साथ नॉनवेज की बात करनी है तो मैं कहूँगा कि यार चिकन होता तो स्वाद है। तो पहले तो आप मुझसे रिलेट करेंगे ना भाई, ठीक है मैं आपकी पार्टी का हूँ। अब आप देखो ना भाई, जैसे बीजेपी को बदलना है तो बीजेपी के लोग बदल सकते हैं, कांग्रेसी आके थोड़ा बदल सकते हैं। तो पहले तो मुझे आपके दल का बनना होगा ना कि हाँ भाई चिकन होता तो स्वाद है। पर यार ये मुर्गियों को रखते नहीं सही से, है ना। तब इस बात पे तो कोई जल्लाद भी होगा तो अग्री करेगा कि हाँ यार मुर्गियों को रखते नहीं। तो मेरे को एक हाँ मिल गया ना। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढो, ठीक है, आपको किसी को ऑफेंड नहीं करना। और दूसरी बात ये कि आपके जहन में जो सवाल आया, आपसे किसी ने कुछ सवाल पूछे होंगे ना जिससे आपको रियलाइजेशन हुई, आप वही सवाल पूछो ना दूसरे से। होता क्या है, हम तो खुद 10 साल लगा के एक एक्स लेवल तक पहुंच जाते हैं और फिर दूसरे बंदे को जो वहाँ ज़ीरो पे है सीधा उसको अपना दे देते हैं, भाई वीगन हो जाओ। वो बात नहीं है। फिर आपका दूसरा सवाल था कि कैसे पता लगे कि हम गलत हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके दिमाग में बात है ना, आप उसको वाई पूछो कि ये बात मेरे दिमाग में कहाँ से है, कहाँ से आ रही है। मतलब मेरा ये जो बिलीफ है, आप अपने बिलीफ को क्वेश्चन करो। आप ऐसा मत सोचो कि ये तो होता ही है। व्हाट डू यू मीन होता ही है? भाई साइंटिफिक फैक्ट है या किसी रिलीजियस किताब में आपने पढ़ा है, पेरेंट्स ने बताया, आप चैलेंज करो। पेरेंट्स ने आपको बताया और आप सारा आर्ग्यूमेंट आपका उस बात पे बेस्ड है, तो पेरेंट्स के गलत होने के चांसेस तो है ना भाई, वो भी है इंसान। मैं नहीं कहता माता पिता की इज्जत मत करो, पर इंसान है। मुझे ये बात डॉक्टर ने बोली है, भाई डॉक्टर के 100 में से 100 आए थे हमेशा, वो भी गलत हो सकता है। तो अपने सोर्सेज को क्वेश्चन करिए तो आपको लगेगा। और फिर थोड़ा आप लॉजिक के बारे में पढ़ सकते हैं। आपने बातों बातों में सर फेक न्यूज़ का जो सॉल्यूशन है वो भी बता दिया कि फेक न्यूज़, अगर किसी न्यूज़ को पता करे कि फेक है या नहीं है, तो वो भी सर ने आराम से बता दिया। और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, आपको नहीं लगता कि जब हम कहीं से किसी से वार्तालाप करते हैं तो वहाँ हमारा मकसद सामने वाले को चेंज करना है या हमें खुद को सही प्रूव करना है? ये बात जानना बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, ये आपकी इंटेंशन बिल्कुल मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन अपने आप को सही प्रूव करना है तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। तो आपका गोल होना चाहिए दूसरे बंदे को उस दिशा में नज करना जिस दिशा में आपको पता है कि भाई सफरिंग कम होगी। अच्छा सर, ठीक है, लोग अच्छा काम करें और बुरा काम ना करें और फिर भी उनको अच्छा ना लगे तो भाई ऐसा, अब जैसे हमने जब पीपल फार्म शुरू किया तो पहले 3 साल तो मैं बहुत पछताया थोड़ा, कि मैं पछताया तो नहीं, मतलब कहूँगा परेशान बहुत हुआ, रोया बहुत कि यार ये क्या है, मैं अपनी लाइफ के साथ मैंने क्या कर लिया। पर फिर भी मैं ये करता रहा क्योंकि वो करना मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि वो करूँगा तो मुझे पता है भाई वो सफरिंग कॉज करता है। तो इंटेलेक्चुअली वो ऑप्शन तो मेरे पास थी नहीं। पर मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि ऐसा कभी होगा नहीं कि भाई डूइंग गुड डजंट मेक यू फील ग्रेट, इवेंचुअली इट विल मेक यू फील ग्रेट। आपको क्या लगता है कि एक आम इंसान, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, और ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनमें कई सारी बातें उनको ना पता होंगी, ना वीगनिज़म के बारे में, ना स्टोइसिज़म के बारे में, वो एक आम इंसान को आप क्या बताना चाहोगे कि मतलब वो आम इनलाइटमेंट की ओर बढ़ें या कंटेनमेंट की ओर बढ़ें? एकदम सिंपल वर्ड्स में उनको क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी और का ना सोचें, सिर्फ अपना सोचें, तब भी कंटेंटमेंट जो है वो आपने एक बार अचीव कर ली तो वो आपके पास है, वो आपके। और जो दूसरी जो है ना, जो जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, उसमें आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अब उसमें आप दूसरों के हाथों में हमेशा खेलते रहेंगे। कोका कोला वाला कहेगा कि भाई ये पी लो तुम हैप्पी हो जाओगे, ठीक है, कपड़े वाले कहेंगे जीन पहन लो एकदम खुश हो जाओगे। उसमें आप हमेशा फंसे रहोगे, यूज़ होते रहोगे। लेकिन अगर आप एक बार कंटेनमेंट के रास्ते पे चल पड़े, आपने अपनी इंद्रियों को थोड़ा बस में कर लिया, आपने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, तो यू विल सी कि जो आप हमेशा से चाहते थे पर हमेशा भटकते रहे उसके लिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब इसका आंसर आपने कई हद तक दे भी चुका है कि कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, या इतनी सारी प्रॉब्लम जब आ जाती है फिर लगता है कि यार मतलब अब बहुत लोग आप पे डिपेंडेंट भी हैं, आप छोड़ के ऐसे भाग नहीं सकते हो, तो उसका प्रेशर आप पे फील होता है कभी? हाँ, बड़ी बार ही लगता है कि यार मुझे सबसे बड़ी बात यह कि मेरा जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को जीवन पॉइंटलेस एक्टिविटी लगता है कि यार मैं
यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। पर फिर मुझे ये लगता है कि अपनी अपनी प्रिविलेज का एक एहसास होता है कि भाई सारे लोग फंसे हुए हैं, सारे जीव मानव सब कोई, हर कोई फंसा ही हुआ है यहाँ पे। मेरे को तो पृथ्वी एक जेल की तरह लगती है। पर इस जेल में मेरा जो ओहदा है वो काफ़ी बढ़िया है भाई, हाथ पैर सलामत हैं, लड़का पैदा हुआ हूँ भारत में। मतलब भारत में देखो ना, लड़कियों के पास उतनी आज़ादी नहीं है जितनी है, फिर भारत में पैदा हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी अफ्रीका के किसी देश में है। तो प्रिविलेज बहुत ज़्यादा है, तो उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे पास तो मरने की भी लिबर्टी नहीं है, जीना पड़ेगा और हेल्प करनी पड़ेगी, इसका प्रेशर है। बट वुड यू रैदर बी इन दिस सिचुएशन, या आप वो बैल या वो कुत्ता होंगे जिसका पैर टूटा हुआ है और वो सड़क पे पड़ा है और उसके आसपास से लोग निकल जाते हैं और कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। अच्छा, आप अपने नॉलेज सोर्सेज कैसे बढ़ाते रहते हैं? मतलब एक सर्टेन नॉलेज तो आपने हासिल कर ही लिया, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप बढ़ाते रहते हैं नॉलेज को। तो आप ऐसे कुछ सोर्सेज बताइए जिससे आप नॉलेज बढ़ाते हैं अपने। सबसे पहले तो ना मैं कोट से बात शुरू करूँगा। एक जलालुद्दीन रूमी जी का कोट है, आर्ट ऑफ नोइंग इज़ नोइंग व्हाट टू इग्नोर। क्योंकि दुनिया में नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी जीवन का ध्येय सेट कर लिया है, तो मैं उसी से एक तो इन्फॉर्मेशन फिल्टर करता हूँ कि भाई क्या ये चीज़ मुझे अपने ध्येय तक पहुँचने में हेल्प कर रही है। तो एनीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन जो है करेगी। फार्मिंग, हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी, तो वैसा कोई भी आर्टिकल या किताब मेरे सामने आती है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। फिर उसके ऑथर ने अक्सर और किताबें मेंशन करी होती है या उन्होंने और लोग मेंशन किए होते हैं कि यार फलाने व्यक्ति ने ये कहा था। जैसे मैंने रूमी मेंशन किया, तो हो सकता है कई लोग अब रूमी को भी ढूंढने की रूमी जी ने और क्या क्या कहा है। तो इसी तरह मैं वो करता हूँ। दूसरा, जब मेरे लोगों से वार्तालाप होते हैं, लोग यूजुअली मुझे बताते हैं सर एक वो किताब बड़ी अच्छी थी। जैसे आपने मुझे अभी हाल ही में एक किताब के बारे में बताया था, लाइफ इज़ फेयर। तो ये जो चीज़ें लोग मुझे बताते हैं मैं नोट डाउन करता हूँ और अपने जब खाली समय में आई लुक देम अप। तो मैंने लाइफ इज़ फेयर जैसे विकीपीडिया पे देखा, मैंने पढ़ा, मुझे वो बुक अच्छी नहीं लगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इसी तरह आपने कुछ और मुझे जैसे बताया और वो मुझे तो वो रिकमेंडेशन अच्छी लगे तो फिर मुझे एक नया सोर्स मिल जाता है। तो इससे एक थोड़ा दायरा बढ़ता रहता है, पर ओवरवेल्म भी नहीं होता, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी जो सर ने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ को चुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि आप इग्नोर करते हैं, व्हाट टू इग्नोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक फिलॉसफी ऑफ लाइफ नहीं होती है तो हम चीज़ों में फंसे रहते ही रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर दैट, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान का जीवन जी रहा हूँ और मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ होता तो मैं डिसाइड बहुत अच्छे से कर पाता। डिसीज़न मेकिंग मेरे लिए काफ़ी टफ हो रही है जब मेरे पास फिलॉसफी ऑफ लाइफ नहीं है। आप मानते हो सर? एब्सोल्युटली, इट्स अ लिटमस टेस्ट। भाई देखो ना, भाई बिजनेस आप कर रहे हो तो बड़ा सिंपल है, डिसीजन ए या डिसीजन बी, इसको हायर करें या इसको, भाई ये ज़्यादा पैसा कमा के देगा या ये, अगर ये तो फिर ये सही है। तो आपके एक फिलॉसफी ऑफ बिजनेस है ना, ज़्यादा पैसा, चाहे वो सही फिलॉसफी है या नहीं है, पर है। तो इस तरह आपको लाइफ की एक फिलॉसफी तो चाहिए, तो ही तो आपको पता है कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, है ना। तो और मेरे को तो लगता है कि ले दे के जो हमारी गीता में मेंशन्ड है, या आप हिंदू धर्म में कुछ भी उठा के देख लो, किसी भी धर्म के आप कोर उठा के देख लो, हिंदू ही क्या, मुझे हिंदू का पता है तो मैं इसलिए बोला, तो वो यही है कि भाई परम धर्म जो है वो सेवा करना है। क्योंकि देखिए हम ये सब एक, आप अंतरिक्षयान लगा लो पृथ्वी को, हमें नहीं पता ये लैंड करेगा या क्रैश करेगा, पर जो भी हो कम से कम हम सह यात्रियों के साथ अच्छा तो बर्ताव कर सकते हैं ना। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी और क्या फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन कि ऐसे 3 बुक्स या 5 बुक्स, आप जितने नंबर्स बताना चाहें, बुक्स और मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ आप रिकमेंड जो करेंगे। वाह रे, अच्छा, मेरे को एक तो ये हैप्पीनेस हाइपोथेसिस जो बुक है वो बहुत पसंद है। फिर एक क्लूज करके किताब है, उससे दिमाग के बारे में आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमारा दिमाग एकदम परफेक्ट बढ़िया मशीन नहीं है, इसमें भी बड़े सारे फ्लॉज हैं। फिर एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और एक और बुक है प्रेडिक्टेबली इरैशनल। ये 4 किताबें मुझे याद हैं जो अच्छी हैं। एक बुक वो जो आपने मुझे दिया, हाँ, गाइड टू अ गुड लाइफ, वो तो खैर वो तो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी, वो लेटेस्ट है ना किताब। हाँ। और डॉक्यूमेंट्रीज का तो नहीं, एक मूवी है फाइट क्लब, वैसे तो बिल्कुल कमर्शियल मूवी है, पर अगर आपने थोड़ा भी बुद्धिज़्म पढ़ा है या थोड़ा आपने गीता पढ़ी है तो आपको बहुत सारा वही विजडम फाइट क्लब में एकदम
मसाले की फॉर्म में आपको मिलेगा, और आई थिंक वो मूवी तो बनती है देखनी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और थैंक यू वेरी मच सर जो आपने इतना टाइम दिया। और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे लगता है कि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इन बातों को, और अपना ध्येय जैसा सर ने कहा या जो फ़िलॉसफी है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो एक वीसीएस लाइफ सर्कल बनी हुई है उसमें ही हम फंसे रह जाएंगे। तो मैं भी उसको खोज रहा हूँ और आप भी ज़रूर से ज़रूर खोजें। थैंक यू। थैंक्स शुभम।